हमारे साथ हैं आज पंकज चतुर्वेदी जी। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता के अलावा भी आप मोटिवेटर भी हैं और लिखने पढ़ने का काफी शौक रखते हैं। मेट्रो मिरर शख्सियत में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जन्म, शिक्षा और परिवार के बारे में। देखिए, मेरा जन्म सी भोपाल शहर में हुआ। आज इसको हम जेपी हॉस्पिटल कहते हैं, उसका नाम भारत प्रसाद हॉस्पिटल था। और बहुत जिसको हम कहते हैं कि मेरा जो बचपन था बहुत संघर्ष हुए, जिसको हम कहें जाए कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो आजकल बीपीएल शब्दों का शायद वैसी कुछ सर्कमस्टेंसेस थी। मेरे पेरेंट्स यूपी से आए थे, रूट्स हमारे यूपी के हैं। यहाँ एमपी नया स्टेट बना था, तो नौकरी और मकान दोनों चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती थी। तो मेरा जन्म भोपाल में हुआ और भोपाल में जन्म के बाद मेरी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है, स्कूलिंग मेरी शिशु मंदिर में हुई। शिवाजी नगर, सरस्वती शिशु मंदिर शिवाजी नगर, वहाँ स्कूलिंग करी। स्कूलिंग के बाद मॉडल स्कूल टीटी नगर से जो बची थी सेकेंडरी एजुकेशन वो कंप्लीट करी। फिर यहीं भोपाल से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी करी, एमएससी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करी, एलएलबी करी। तो मेरा जन्म स्थान, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा कार्यक्षेत्र जीवन से लेकर अब तक भोपाल रहा है। आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ और प्रवक्ता का प्रमुख काम और दायित्व क्या होता है, बताइए। तो देखिए, मैं यदि राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर आज काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद शिशु मंदिर के दौरान जो मैंने पढ़ा लिखा जिसको हम बौद्धिक कहते हैं, उसकी मेरी नींव शिशु मंदिर की नींव है। और वहां पर पहली बार समझ में आया कि यदि आपको कुछ परिवर्तन करना है तो सबसे पहला परिवर्तन चेंज अपने आप में करना है और उसके बाद फिर समाज को बदलने का काम करना है, जिसको हम लीडरशिप कहते हैं। तो बचपन से शिशु मंदिर के समय से मन में भाव था कि मुझे एक अग्रणी भूमिका में रहना है, कोई भी क्षेत्र हो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, समय के साथ पढ़ता लिखता गया, तो फिर ये समझ में आया कि राजनीति और समाज सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अग्रणी रहकर काम करने के, जिसको हम कहते हैं फोर फ्रंट पर रहकर काम करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो ऐसे छात्र राजनीति, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट लाइफ, और स्टूडेंट लाइफ से राजनीति में आया। राजनीति के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता चला तो सक्रिय राजनीति में आया, और सक्रिय राजनीति में आने के साथ साथ फिर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के दायित्व पर हूँ। एक लंबा अनुभव यदि हम कहें, यदि छात्र राजनीति, मैं 87-88 में कॉलेज में पहुंच गया था, तो उसके बाद से लेकर अब तक बराबर राजनीति की यात्रा अनवरत जारी है। आप मोटिवेशनल वीडियो भी बनाते हैं, मैंने देखा जी। और इस तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ और आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, मोटिवेशन एक ऐसा विषय है, जैसा मैंने आपसे उल्लेख किया परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन करना है तो आपके पास टूल ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन करने के उपकरण, साधन होने चाहिए। और यदि परिवर्तन का यदि कोई सबसे प्रभावी उपकरण है या प्रभावी साधन संसाधन है, तो वो है मानसिकता, मन मानस पर काम करना। और जितना हम वैचारिक स्तर पर काम कर पाएंगे, वैचारिक क्रांति कर पाएंगे, परिवर्तन कर पाएंगे, उतना सरलता से हम लोगों को प्रेरित भी कर पाएंगे और परिवर्तित भी कर पाएंगे, मोटिवेट भी कर पाएंगे, चेंज भी कर पाएंगे। और इसीलिए मेरा रुझान, कुछ ईश्वर की कृपा कहिए, कुछ समय काल चक्र कहिए, कि इस तरफ मेरा रुझान बढ़ता चला गया। पहले खुद को वैचारिक रूप से जागृत करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए मोटिवेटर्स को, बड़े बड़े मोटिवेटर्स को सुनता था, पढ़ता था, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता था। आज भी मेरा नियमित नियम है कि 1.5-2 घंटे का यदि मेरा अध्ययन नहीं है तो मैं तब तक सोता नहीं हूँ। कई बार रूटीन लेट हो जाए तो यदि पेपर बुक नहीं पढ़ सकता तो ऑडियो बुक सुनने के बाद सोता हूँ, लेकिन मेरा नियम है पढ़ने का। और उसी के आधार पर धीरे धीरे एक ऐसा कंटेंट बैंक तैयार हो गया, जानकारी का संग्रह तैयार हो गया। और फिर मैंने शुरुआत करी स्कूलों से। तो मैं आज मध्य प्रदेश में देश भर के स्कूल भी जाता हूँ, कॉलेज भी जाता हूँ। कुछ समय बाद जो कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया और उसमें मैंने एक मिशन बनाया है। और
और उस मिशन में मैं जितने शासकीय स्कूल या कॉलेज हैं वहाँ निःशुल्क जाता हूँ मोटिवेशन के कार्यक्रम के लिए अपने साधन संसाधन से। उसके अलावा कहीं और जाता हूँ तो ऑब्वियसली वो पेड प्रोग्राम होता है, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता जो है मिशन के रूप में है, एक उद्देश्य के रूप में है कि मोटिवेटर के रूप में यदि मैं अपनी क्षमताओं में जितने लोगों के जीवन में वैचारिक परिवर्तन ला पाए, यदि यहाँ से परिवर्तन आ गया, विचार से परिवर्तन आ गया, तो यदि ब्रेन चेंज है यानी माइंड के लेवल पर काम होगा तो बॉडी में चेंजेस अपने आप हो जाएंगे। तो जिस माइंड बॉडी सोल के कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं उसके लिए ऐसा लगता है कि थॉट प्रोसेस पर, विचार पर बहुत काम करना है। तो लगभग मुझे 20 साल से ऊपर हो गए, आलेख लिखता हूँ बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में, और योग है कि आपसे जब बातचीत कर रहा हूँ तो अगले महीने मेरी पुस्तक आएगी जो मोटिवेशन के ऊपर बेस्ड है, सक्सेस एंड स्टार्ट। टाइटल अंग्रेजी में, पूरी किताब हिंदी में, पहले हिंदी पब्लिश करूंगा फिर उसको ट्रांसलेट करूंगा अंग्रेजी में, तो नेक्स्ट वन किताब भी बाजार में होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। बहुत धन्यवाद। एक बहुत अहम मुद्दा ये है कि आजकल अपराध समाज में बहुत बढ़ रहे हैं और सामाजिक मूल्य बहुत घट रहे हैं। मतलब हम देखते हैं कि लोगों के सामाजिक मूल्य बचे ही नहीं है। मतलब 5-10% लोग ऐसे होंगे जो किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये सब बहुत लो हो गया है। मतलब हर किसी को कोई लोग चाकू रास्ते चलते ही चाकू घूम रहा है, गाली बक रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। पहला, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम सब ने, यानी पूरे समाज की बात करूंगा, कि समाज ने इन सब का दायित्व सरकार को सौंप दिया और समाज ऐसा सोचता है कि यदि अपराध के विषय है, लॉ एंड ऑर्डर के विषय है, नैतिकता के विषय है, तो सरकार के दायित्व है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक स्पेशल किताब होती थी, स्पेशल पीरियड होता था, उसका नाम था नैतिक शिक्षा, जिसको बाद में मॉरल एजुकेशन कहा जाता था। अभी अब मॉरल एजुकेशन नहीं बची तो मॉरल कहाँ बचेगा? नैतिक शिक्षा ही समाजवादी पार्टी नाम से नैतिकता कहाँ बचेगी? और ऐसा इसलिए हुआ कि हमने हम सब दोषी हैं उसके लिए, मैं, आप, पूरा समाज, सारी व्यवस्था, 143 करोड़ भारतीय दोषी हैं इसके लिए, क्योंकि हम सब ने पूरी जिम्मेदारी में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सरकारों को नहीं बचाया, हमने सबकी सब व्यवस्था सरकारों पर डाल दी। दूसरा, जो हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था थी वो सामूहिक थी, सामूहिक परिवार रहते थे, बड़े परिवार, संयुक्त परिवार जिसको हम कहते हैं, यूनाइटेड फैमिली थी, वो विभाजित हो गई, सिंगल यूनिट हो गए, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, 1 या 2 बच्चे। तो अब कोई आपको मॉरली गाइड करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए नहीं है। आज के समय में कंसेप्ट चलता है मी टाइम, कि आपका अपने लिए समय नहीं बचा। हम आज के इस दौर में, जिसको सोशल मीडिया बोलते हैं, अक्रॉस दी ग्लोब मेरा कनेक्शन, मैं भी चाहूं तो मिनट में दुनिया भर में क्या हो रहा है पता लगता हूं अपने मोबाइल की टिप को, बटन को दबाने के बाद। तो मैं दुनिया भर से तो कनेक्ट हो गया, पर मेरा सेल्फ कनेक्शन खत्म हो गया। तो आप सोचिए कि मैं एक ऐसी पतंग हूं जिसका डोर कटी हुई है, कहीं से उस डोर को बेस या सपोर्ट आधार नहीं है, कोई उसको होल्ड करने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो फिर वो पतंग कहाँ जाएगी? कटी रहेगी, जब तक हवा है तब तक लहराएगी, फिर गिर जाएगी। वैसी स्थिति हम सबकी हो गई कि हम अपनी मॉरल वैल्यूज से, सोशल वैल्यूज से, फैमिली वैल्यूज से कब कट गए पता नहीं चला। किसने काटा? हमने खुद को काटा। क्यों काटा? क्योंकि ऐसा लगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, और मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। ऐसा नहीं कि हम कोई दोष दे रहे हैं, बाय नेचर वी आर सेल्फिश, हम सब स्वार्थी हैं, पर उस स्वार्थ में हमने अपने आप को बहुत आत्म केंद्रित कर दिया। तो परिमार्जन के लिए, परिवर्तन के लिए, सकारात्मकता के लिए जगह बची नहीं, और हमने सबके सब जिम्मेदारी छोड़ दी दोषारोपण पर, सरकार पर, कि सरकार की जिम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि समाज के स्तर पर काम हो, परिवार के स्तर पर काम हो, और जिस दिन मोरल वैल्यूज हम अपने जीवन में उतार लेंगे, किताबों से भी शामिल हट गई तो किताबों में शामिल हो, किताबों से हटकर जीवन में शामिल हो, तो अपराध अपने आप कम हो जाएगा। अपराधी क्या है? वो व्यक्ति जिसको समय पर अपराध का बोध नहीं कराया, उसको गिल्ट है ही नहीं। आपने चाकू की बात करी, किसी को गिल्ट हो गया, मैं किसी को, हमारा तो क्या कहते हैं, लिव एंड लेट लिव, जिए और जीवो, वो सिद्धांत है। वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना, जिसमें प्राणियों की सद्भावना, ये हमारा सनातन परंपरा है। तो वैल्यूज तो हमारी वही है, और उन वैल्यूज को हमने अडॉप्ट करना छोड़ दिया। ये कि राजनीति में भी बहुत स्तर गिर रहा है ना? तो
राजनीति के गिरते स्तर के बारे में आपने क्या कहना है और कहाँ सुधार की जरूरत कहाँ है? देखिए, सुधार तो राजनेताओं को या कोई भी व्यक्ति हो अपने आप से करना चाहिए। सुधार की शुरुआत सबसे अपने आप होती है। यदि कोई करेक्शन है, चेंज है, तो हमको अपने आप करना पड़ेगा। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपसे अपेक्षा करूं कि आप प्रतिद्वंदी राजनीतिक कार्यकर्ता, तो आप तो शालीन सभ्य रहे और मैं असभ्य और अशालीन हो जाऊं, संभव नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे राजनीतिक कार्यकर्ता पर खुद को सुधारना है। दूसरा, जिस प्रकार की गलाकाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, उसमें इस प्रकार की चीजें ज्यादा होती है। तो व्यक्तिगत तौर पर और संस्थागत तौर पर, दोनों तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विशेष ध्यान देती है, उसका नाम है भाषा और भाषा की मर्यादा। दोनों चीजों की मर्यादा को रखना चाहिए और हमारी पार्टी, मैं साधुवाद दूंगा पार्टी के नेतृत्व को, हमारे विचार परिवार को, कि हम लोग का प्रयास होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के स्तर पर शालीनता, शुचिता, नैतिकता ये सब स्थापित रहे। तो हम तो हमारे प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता भी इससे प्रेरणा लेंगे और शायद व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि ये विषय भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की राजनीति कर रही है, विषय भारत के लोकतंत्र का है। आज हमारा लोकतंत्र 75 वर्ष पूर्ण हो गया, अमृत काल की बात कर रहे हैं और आज के समय में पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र को पिछले हमारे 8-9 साल की उपलब्धियों को 2014 से हम 2024 के पास आने वाले 23 कंप्लीट करने वाले हैं, सराह रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता दिशांत पर सशक्त तरह से काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि विषय भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, उसके मान सम्मान और आदर का है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति है उसमें अच्छे लोगों की जरूरत है और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। मतलब जो नहीं हो पा रहा है, मेरा ऐसा मानना कि अभी वो नहीं हो पा रहा है। मतलब हम केवल कोई जीतने वाला है, बस केवल वही क्राइटेरिया रख के काम कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम क्या कहता है, फर्स्ट पास द पोस्ट। जिसको सबसे ज्यादा मत मिले, भले एक मत ज्यादा आपका, तो आप विजेता है। ये हमारा लोकतंत्र है, मजबूती भी हमारे लोकतंत्र की, और शायद इसीलिए निष्पक्षता भी बनी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन सही लोगों का चुनाव उसी बात का अब सही या गलत का निर्धारण कौन करता है? आपके पास यदि हम चुनाव की बात करें तो जो अवेलेबल उसी में तो बेस्ट चुनना है आपको। अब लेकिन यदि अवेलेबल स्टफ वैसा नहीं है जैसा आप उल्लेख कर रहे हैं, यदि अच्छे लोग नहीं आ रहे तो निश्चित तौर पर संकट है। यदि कम खराब, ज्यादा खराब, बहुत खराब और बहुत अधिक खराब, ऐसे 4 लोग हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ? कम खराब, यानी अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे जैसे मैं अनुमान जमा पाता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपसे उल्लेख किया कि मैं लगातार प्रवास पर रहता हूँ, अपने मोटिवेशन के विषयों को लेकर लोगों के संपर्क में रहता हूँ, एक बड़ा सामाजिक संपर्क है। तो ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं। और यदि हम पिछले एक दशक की राजनीति को देखें तो आप यदि राजनीतिक कार्यकर्ता के प्रोफाइल को देखेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई को देखेंगे, उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखेंगे, उसके सोशल बैकग्राउंड को देखेंगे, उसकी सोशल कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, तो शायद सुधार होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये विषमता बहुत अधिक हो गई थी, तो इस विषमता को सम बनाने में, लेवल करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं। अब जैसे हम सिद्धि का जो कांड का उदाहरण ले, तो उसमें विधायक प्रतिनिधि को सही सिलेक्शन नहीं किया गया। मतलब ये समझ में आ रहा है वो विक्षिप्त मानसिकता का आदमी होगा। देखिए, मैं आपके सवाल के प्रति बहुत आदर के साथ कि सीधी के का जो घटनाक्रम है बहुत अमानवीय घटनाक्रम है और किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार के घटनाक्रम की आज्ञा, अनुमति है नहीं। और ऐसे व्यक्तियों का जो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जो इसके अपराधी में बहुत ओपनली आपसे बात कर, मतलब वो पागलपन का बहुत बड़ा कारण है। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन बस उसमें कितना संशोधन है कि वो व्यक्ति विधायक प्रतिनिधि नहीं है, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। मीडिया में मैं सहमत हूं आपकी बात से कि मीडिया में अवश्य है, पर जिन हमारे विधायक का नाम लिया था केदार शुक्ला जी का, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनका विधायक प्रतिनिधि नहीं है, कोई उनका प्रमाणीकरण नहीं है, उनका प्रतिनिधि नहीं है। तो फिर सब पे डिफेमेशन केस लगाओ। बिल्कुल करेंगे। आपने कहा वो कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है। कल हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता करके स्पष्ट कहा कि ना तो वो पहले कहा गया कि विधायक प्रतिनिधि है, जब विधायक प्रतिनिधि का खंडन हुआ तो कहा गया कि भाजपा का कार्यकर्ता है, जब भाजपा कार्यकर्ता का प्रमाणीकरण नहीं हुआ तो कहा गया युवा मोर्चा कार्यकर्ता है। अब कल युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि वो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी नहीं है। तो वो कोई भी हो,
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिनिधि नहीं है, स्पष्ट है, लेकिन फिर भी वो समाज का व्यक्ति है और ऐसा अपराध इस समाज में अक्षम्य अपराध है। इसीलिए सरकार ने कड़ी कार्रवाई करी और मैं साधुवाद देता हूँ मुख्यमंत्री शिवराज जी को कि लोग पैर पड़कर क्षमा मांगते, उन्होंने पैर धोकर क्षमा याचना करी, पीड़ित के पैर धोए, पैर धोकर उसके जल को अपने से माथे से स्पर्श किया और साथ में क्षमा याचना करी। नहीं, ये तो खैर शिवराज जी क्योंकि इन चीजों को समझते हैं और वादा करते हैं। मानवीय पक्ष है ये खाली मुख्यमंत्री का पक्ष नहीं है। मैं नहीं समझता कि प्रदेश में नहीं देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो इतना संवेदनशील होगा कि किसी इस प्रकार के प्रकरण में। और देखिए हुआ कैसे कि जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, जो पीड़ित है, जो धूमिल हुई, छवि नष्ट हुई, नुकसान पहुंचा, तो मुख्यमंत्री की सार्वजनिक क्षमा याचना से, पैर धोकर क्षमा याचना से प्रयास किया कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित हो। अपराधी को तो कड़ा दंड दिया। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल के युवा भी राजनीति में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको जो राजनीति में युवा लोग आना चाह रहे हैं, जो अच्छे युवा आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, जो भी युवा राजनीति में आना चाहता है तो उस युवा को यदि राजनीति में आना है तो यदि वो समर्पण के भाव से, त्याग के भाव से और कुछ कंट्रीब्यूट करने के, योगदान देने के भाव से आ रहा है तो राजनीति से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। और यदि वो योगदान के भाव से नहीं आ रहा, उसका भाव ये है कि राजनीति से मुझे कुछ ग्रहण करना है, लेना है, प्राप्त करना है, खरपति बनना है, वो जो भी उद्देश्य हो सकते हैं। यदि कुछ आपका मोटिव, इफ यू वांट टू गेन समथिंग फ्रॉम द पॉलिटिक्स, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर योर कंट्री, यदि आप अपने देश के लिए कुछ देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप योगदान देना चाहते हैं, दान भी और योग भी, ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की लोकतंत्र में, भारत की राजनीति में हर उस व्यक्ति का स्वर्णिम भविष्य है जो योगदान देना चाहता है और जिसकी अपेक्षा कुछ रिटर्न की, कुछ प्राप्त करने की, उसको करने जाए। आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंद आया। बहुत धन्यवाद। मेट्रो मिरर को आप समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह लोगों को मोटिवेट भी करते रहें और आपकी जो किताब आने वाली वो हम पढ़ेंगे। और बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।